नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब विद ट्रिक में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ मानव शरीर से संबंधित पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड वीडियो। कुछ टाइम पहले ही मैंने पार्ट फर्स्ट आपको पढ़ाया था, आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट सेकंड लेके आई हूँ। दोस्तों, ये पार्ट सेकंड भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से सुने, समझें और अंत तक वीडियो पर बने रहें। यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हर एक प्रश्न को अपनी नोटबुक में नोट करते चले। तो चलो दोस्तों, बिना देरी के हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब विद ट्रिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन को अभी प्रेस करें ताकि आने वाले ऐसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारा पहला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। तो मानव के मस्तिष्क में बुद्धि का जो केंद्र होता है वो सेरेब्रम में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? सेरेब्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क। कौन सा होता है दोस्तों? प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने, आप ध्यान से प्रश्नों को सुने कि क्या बोला जा रहा है, फिर उसके अनुसार आप आंसर को सुने, समझें। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो कहाँ होते हैं? हाइपोथैलेमस में। कहाँ होते हैं दोस्तों? हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। और ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर, क्योंकि हम भी एक मानव है और एज ए ह्यूमन बीइंग हमें पता होना चाहिए कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मनुष्य के मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। आगे बढ़ते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? यानी प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो कशेरुक रज्जु में। कहाँ है दोस्तों? कशेरुक रज्जु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? यानी जो आपका भोजन हम खाते हैं उसका ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है, क्रिप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्या दोस्तों, प्रश्न ध्यान से सुनो, क्या लिखा हुआ है? क्रिप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पाइरुविक अम्ल का होता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? और ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। आगे बढ़ते हैं, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यानी जो टॉयलेट होता है उसका येलो कलर किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। और ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यूरोक्रोम। आगे बढ़ते हैं, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, यानी जो गुर्दा होता है उसका कार्यात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। तो क्या इसका सही उत्तर होगा? नेफ्रॉन। आगे बढ़ते हैं, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो कौन सी क्रिया? अपोहन जो होती है, डायलिसिस जिसे हम बोलते हैं, उसका प्रयोग कौन सी क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? वक्र। कौन सी क्रिया आएगी दोस्तों? सॉरी दोस्तों, वृक इसे बोला जाता है। तो अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? वृक को। तो इसका सही उत्तर होगा वृक। आगे बढ़ते हैं, सामान्यतः निषेचन होता है। तो डिंब वाहिनी नली में निषेचन होता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा। और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है कि जो गर्भाशय में शिशु होता है, जो भ्रूण होता है, उसे किस संरचना के द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा उसे पूर्णतः पोषण मिलता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, एमनियोसेंटोसिस एक तरीके का है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि है, यानी मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि है दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ,
पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। आगे बढ़ते हैं। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि जो है वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो थाइमस ग्रंथि जो होती है दोस्तों वो वृद्धावस्था में क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। यानी जब बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हम हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में थाइमस ग्रंथि जो है वो लुप्त हो जाती है। और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? यानी लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रीनेलिन जो हार्मोन है उसे लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है आदिव्रक ग्रंथि से। किससे होता है? आदिव्रक ग्रंथि से मानव शरीर में जो रक्तचाप है वो नियंत्रित होता है। आगे बढ़ते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन जो है दोस्तों वो स्रावित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंसुलिन क्या है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं ग्रंथि लिख के आ जाते हैं, लेकिन ये क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या है, यानी जो कंकाल जिसे हम स्केलेटन बोलते हैं उसकी मांसपेशियों की अनुमानित संख्या 700 है। कितनी है दोस्तों? 700। आगे बढ़ते हैं। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल इसका सही उत्तर होगा। यानी मांसपेशियों में जमा होने के कारण ये कौन सा ऐसा अम्ल है जब हमारी मांसपेशियों में वो जमा हो जाता है हमें टायर्ड या थकान फील होती है? तो लैक्टिक अम्ल जब हमारी मांसपेशियों में जमा हो जाता है तो हम थकान महसूस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? यानी रेटिना पर। आँख के जो रेटिना भाग है उस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से, यानी जो आपका हृदय है वो वंचित है ऐच्छिक पेशी से। आगे बढ़ते हैं। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से, यानी जो मनुष्य है उसकी त्वचा का रंग किससे बनता है? मेलानिन से बनता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? यानी बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुने। यानी जो हमारे आंसू होते हैं उनमें ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम जो होता है वो एंजाइम हमारे आंसुओं में होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? तो परासरण के द्वारा। यानी परासरण वो प्रोसेस है जिसके दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। आगे बढ़ते हैं। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में तांबा धातु पाई जाती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। मानव शरीर का सामान्यतः तापमान होता है तो 36.9 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस तापमान, यानी एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है। आगे बढ़ते हैं। कंडरा जोड़ता है पेशी को हड्डी से। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए बनता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का एक मनुष्य का मस्तिष्क, एक दिमाग होता है दोस्तों। और बहुत ही अच्छा नॉलेज वाला ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि हमारा मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है। आगे बढ़ती हूँ इसी के साथ। मानव शरीर में सबसे लंबी, यानी मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी अस्थि है तो उरु अस्थि। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? उरु अस्थि होती है। आगे बढ़ते हैं। रक्त जमने में, यानी जब रक्त जम जाता है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो किसकी होती है दोस्तों? Ca की मुख्य भूमिका रक्त के जमने में होती है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाती हैं, यानी आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल्स जिन्हें हम कहते हैं, वो अधिक ऊंचाई होने पर उनकी संख्या भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति की
रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ जाएगा। यानी किसी की, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए बनता है। मैं रिपीट करती हूँ कि यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तचाप या उसका रक्तदाब बढ़ जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ती हूँ इसी के साथ, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों के लिए फिर आपको मैं बोल रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करते चलिए अगर आपको वाकई में गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना है तो। और मैंने ऐसे ही बहुत सारे वीडियो साइंस के, पॉलिटिकल साइंस के, कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर जो होता है दोस्तों वो रक्तदाब का मापक यंत्र कहलाता है। और मापक वैज्ञानिक उपकरण का शानदार ट्रिकी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, आयोडीन युक्त हार्मोन है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए बनता है कि आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन। क्या है दोस्तों? थायरोक्सिन जो है वो आयोडीन युक्त हार्मोन है। आगे बढ़ते हैं, मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं उनका व्यास होता है तो 0.007 मिलीमीटर। कितना होता है दोस्तों? 0.007 mm होता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, यानी एक व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब, ये तो आप भी कॉमन सेंस लगा सकते हो, घट जाता है। यानी जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा तो उसका रक्तदाब क्या होगा? कम हो जाएगा, नहीं सॉरी दोस्तों, घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में पुंछ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो पुच्छ जो होता है मानव शरीर में वो वृद्धांत्र में क्या होता है? संलग्न होता है। किसमें होता है दोस्तों? वृद्धांत्र में संलग्न होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? यानी जो श्वसन प्रक्रिया है उसका नियंत्रण, कंट्रोल दिमाग के किस भाग से होता है? मेडुला ओब्लांगेटा से उसका क्या होता है दोस्तों? नियंत्रण होता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को, यानी जो संवेग आते हैं जिन्हें हम संवेगात्मक क्रियाएं कहते हैं, उन्हें नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस जो है उन्हें क्या करता है? उन्हें नियंत्रित करता है, उन्हें कंट्रोल करता है। जो मनुष्य का कौन, फिर से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट किया जा रहा है। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में जो संवेग आ रहे हैं उन्हें क्या करता है? नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो यूट्रस क्या है? वैकल्पिक, वॉर्म के लिए वैकल्पिक शब्द है। आगे बढ़ते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी बनता है, यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब पूछते हैं कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, तो बच्चों के दिमाग में प्रश्न चिन्ह बन जाता है, लेकिन ऑक्सीजन का परिवहन करना ही हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों तरह के कार्य करती है? तो अग्नाशय जो ग्रंथि होती है मनुष्य के शरीर में वो एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार के कार्य करती है। दोस्तों आगे बढ़ती हूँ इसी के साथ, कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति, यानी किसी का ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। इस प्रश्न को आप समझिएगा, यानी कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? तो ए बी या बी, यानी कि बी ब्लड ग्रुप जिसका है, अगर बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई तो उसे अपना ब्लड डोनेशन करना है, तो ऐसी स्थिति में कौन से ब्लड ग्रुप वालों को अपना डोनेट करेगा ब्लड? तो ए बी या बी वालों को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है वो। आगे बढ़ते हैं, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो ए बी।
सर्वग्राही क्या होता है, यानी सर्वग्राही, इस प्रश्न को आप समझे, सर्वग्राही यानी सबसे ग्रहण करने वाला, जो सबसे ब्लड ले सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप से अपना जो है ब्लड ले सकता है उन लोगों से। तो ए बी ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो सबसे ब्लड ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ ब्लड ग्रुप है, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा। ये ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में पूछने को मिलते हैं, तो ए या बी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है। आगे बढ़ती हूँ इसी के साथ। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन कहते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो 4%। यानी हमने जो छोड़ी हुई सांस है वो हवा में, यानी हवा के अंदर CO2 की मात्रा, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, मैंने जब सांस छोड़ी तो छोड़ी हुई यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वातावरण में या हवा में कितने प्रतिशत रहती है, 4% रहती है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यही समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ जो आपको पढ़ाया समझाया वो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ये प्रश्न वाकई में आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अब आपसे अलविदा लेती हूँ, लेकिन उससे पहले आप अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब विद ट्रिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन को अभी प्रेस करें ताकि आने वाले ऐसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई जो पढ़ना चाहता है वो वीडियो का फायदा उठा सके और सब्सक्राइब करे, क्योंकि आपका शेयर सब्सक्राइब ही मेरा मोटिवेशन है। धन्यवाद दोस्तों।